हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं 4th चैप्टर यहाँ पर हमारा चल रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी कार्बन एवं उसके यौगिकों की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं। लास्ट सेशन में हमने केमिकल रिएक्शंस देखी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग से स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने देखा था यहाँ पर। इसके अतिरिक्त फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जिसमें कि 3 मेन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स की बात की थी, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कैटनेशन, टेट्रावेलेंट नेचर। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक ओपन चेन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें आते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन्स और एल्काइंस की बात होती है। यहाँ पर हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े, मेन फंक्शनल ग्रुप, जिसमें देखें नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोगों ने देखा था, जिसमें आपने कुछ आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण किया था आईयूपीएसी रूल्स के अकॉर्डिंग। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। कंबशन रिएक्शन जो पहली रिएक्शन थी, उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोगों ने देखा, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज के सेशन में बात करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। ओके, होमोलोगस सीरीज क्या होता है? सजातीय श्रेणी जिसे कहा जाता है। आपने बोला मैम कि कोई भी जो कंपाउंड है उसमें कोई ग्रुप या एटम या आपका एटम या ग्रुप ऑफ एटम ऐसा होता है जो पूरे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज का निर्धारण करता है। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज कहती है कि जब आप फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं या किसी कंपाउंड की बात कर रहे हो, उनमें सब में सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर हम एक होमोलोगस सीरीज की बात कर रहे हैं तो एक होमोलोगस सीरीज के अंतर्गत आने वाले सभी जो मेंबर्स होते हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप समान होगा। फंक्शनल ग्रुप समान होगा, दैट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज समान होंगी। लेकिन डिफरेंस किस चीज का आता है? एक CH2 यूनिट का आएगा। एक CH2 यूनिट क्या होगी? उसमें एक CH2 यूनिट का अंतर आएगा। और CH2 यूनिट का मतलब क्या है यहाँ पर कि 14 मास यूनिट का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसी को आपका क्या कहा जाता है? होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। ओके, सो हो क्या रहा है? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे हम मीथेन की बात करते हैं, मीथेन क्या है? CH4 और मीथेन जिसे आप कह रहे हैं, तो मीथेन किसके अंतर्गत आता है? एल्केन के अंतर्गत आता है। तो एल्केन की अपनी एक होमोलोगस सीरीज होगी, जिसमें मीथेन, मीथेन के बाद आपका इथेन, देन प्रोपेन, देन ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इस तरह से आएगा। और अब जब आप सक्सेसिव मेंबर्स में डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस एक CH2 यूनिट का आएगा, यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। जब आपने मीथेन की बात की तो मीथेन में क्या था? CH4 था। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CH4, जहां पर एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। जब आप इथेन की बात करते हो तो वो C2H6 हो जाता है, तो यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, यानी एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आता है। मीथेन का जब आप मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास, तो वो आपका कितना आता है? 16 आता है। जब आप इथेन की बात करेंगे तो इथेन का अधिक हो जाएगा, और कितना अधिक होगा? 14 मास यूनिट का डिफरेंस इथेन और मीथेन के बीच में, यानी मॉलिक्यूलर मास में जो अंतर है वो 14 मास यूनिट का आएगा। ओके, इस तरह से हम इस सीरीज को क्या कहेंगे? होमोलोगस सीरीज कहेंगे। एल्केन के अतिरिक्त एल्कीन की हो सकती है सीरीज, एल्काइन की हो सकती है, इथेनॉल की होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी, कीटोन की होगी। सभी जो आपके कंपाउंड्स हैं उनकी एक न एक क्या होगी? अपनी होमोलोगस सीरीज होगी, जहां पर सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस और 14 मास यूनिट का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ओके, क्लियर? देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज, विशेषता क्या है एक होमोलोगस सीरीज की? तो पहली विशेषता तो यही है, द सक्सेसिव मेंबर्स इन होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2 यूनिट और 14 मास यूनिट। ओके, क्या होगा यहाँ पर? होमोलोगस सीरीज में
जो सक्सेसिव मेंबर होंगे उनमें CH2 मास यूनिट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। एंड मेंबर्स ऑफ गिवन होमोलोगस सीरीज हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। जो भी होमोलोगस सीरीज के मेंबर होंगे उन सभी का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, समान होगा। ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शोज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, एक होमोलोगस सीरीज के अंतर्गत आने वाले सभी जो मेंबर्स हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो कैसी होंगी, समान होंगी। समजातीय श्रेणी की बात कर रहे हैं, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे सजातीय श्रेणी कहा जाता है। और सजातीय या समजातीय श्रेणी के अंतर्गत जो भी उसके सदस्य हैं, सदस्यों के मध्य एक CH2 इकाई का अंतर व 14 द्रव्यमान इकाइयों का अंतर आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट करेंगे। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी। एल्केन की सीरीज ले लेते हैं। CH4 CH3 यानी इथेन, पहला मीथेन है, देन इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ओके, इन दोनों की बात करें तो इनमें अंतर किसका आ रहा है, देखो CH4 मीथेन में एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है आपके, ठीक है। इथेन की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 कार्बन हो रहे हैं, तो यानी एक कार्बन एक्स्ट्रा है और H6 हो रहे हैं। तो मीथेन में तो 4 ही हाइड्रोजन थे, यहाँ 6 हो गए हैं, तो CH2 का अंतर है। इथेन से अगर प्रोपेन में देखें आप लोग तो यहाँ भी एक CH2 का डिफरेंस है। प्रोपेन और ब्यूटेन के बीच में देखें तो यहाँ भी CH2 यूनिट का डिफरेंस है। ब्यूटेन और पेंटेन के बीच CH2 यूनिट का डिफरेंस है, और पेंटेन और हेक्सेन के बीच में भी CH2 यूनिट का डिफरेंस है। यानी कि जिसको आप क्या कह रहे हैं, CH2 का मतलब क्या है, 14 मास यूनिट का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्लियर है? इसके अलावा सब में फंक्शनल ग्रुप सेम है, यानी सारे आपके हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जिनको आपने पढ़ा था, और साथ ही क्या बोला था कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी समान होंगी। ऑब्वियसली इसी तरह से अल्कोहल की आ जाएगी आपकी एक सीरीज, ठीक है। अल्कोहल में CH3OH मिथेनॉल, CH3CH2OH इथेनॉल, CH3CH2CH2OH प्रोपेनॉल, CH3CH2CH2CH2OH ब्यूटेनॉल। इन दोनों में CH2 का डिफरेंस है, इन दोनों में CH2 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी CH2 का डिफरेंस है। तो क्या बोला आपने कि सक्सेसिव मेंबर जो होंगे होमोलोगस सीरीज के, उनमें एक CH2 का डिफरेंस, यानी कि एक CH2 यूनिट या 14 मास यूनिट का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए जल्दी से नोट कर लेंगे इसे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कुछ कार्बनिक यौगिकों के बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, जिनमें से कि हम इथेनॉल की बात करेंगे जो कि आपका एक अल्कोहल है। ओके, इथेनॉल और अल्कोहल कलरलेस लिक्विड सॉल्युबल इन वाटर एंड colorless liquid soluble in water and has a distinct smell and burning taste. Its consumption in small quantities causes drunkenness and
drunkenness and can be lethal. ओके, क्या कहा जा रहा है? इथेनॉल जो आपका होता है कलरलेस लिक्विड होता है, यानी रंगहीन आपका द्रव होगा। रंगहीन यानी रंग नहीं है उसमें कोई। द्रव का मतलब क्या है? द्रव अवस्था में वो देखने को मिलेगा। सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के साथ आपका डिजोल्व हो जाता है। एंड हैज अ डिस्टिंक्ट स्मेल, एक अलग प्रकार की इसकी क्या होती है? गंध होती है। एंड बर्निंग टेस्ट, बर्निंग टेस्ट इसका होता है। इट्स कंजप्शन इन स्मॉल क्वांटिटी, अगर स्मॉल क्वांटिटी में भी इसको कंज्यूम किया जाता है तो ये कैसा क्या कॉज करता है? ड्रंकननेस कॉज करेगा, और साथ ही आपका कैसा होगा? लीथल होगा। ओके, इसका उपयोग कई जगह किया जाता है। ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट भी है। फार्मा वगैरह में जैसे किसी चीज का एक्सट्रैक्शन निकालना होता है ना, तो इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है वहां पर एज अ सॉल्वेंट, ताकि उसका एक्सट्रैक्ट निकाल सके। इसके अलावा टिंचर आयोडीन में, कफ सिरप में, टॉनिक जैसी औषधियों में भी इसका प्रयोग होता है। और मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल देखा है आपने इथेनॉल का जो उपयोग है, वो जैसे आपके हैंड सैनिटाइजर वगैरह बनते हैं तो उनमें आपका अल्कोहल के रूप में इसको यूज किया जाता है। ओके, एक दो रिएक्शंस इसकी लिख लेते हैं। सोडियम के साथ इसकी अभिक्रिया होती है जहां पर ये सोडियम इथॉक्साइड बनाता है। ओके, रिएक्शन विद Na, gives sodium ethoxide। तो यहाँ पर CH3CH2O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, इस तरह से ये टूटेगा और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस बनी। फर्स्ट रिएक्शन ये है। सेकंड रिएक्शन है इसकी, जहां पर इससे क्या किया जाता है? ऑब्टेन किया जाता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और प्रोड्यूस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये आपका इथेनॉल है। इसकी रिएक्शन कराई जाती है हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और टेम्परेचर, क्योंकि हॉट बोल रहे हैं तो 443 केल्विन टेम्परेचर है यहाँ पर। और तब क्या बनेगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा, जो कि यहाँ पर इस केस में इथीन बन रहा है, और साथ में आपका वाटर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या कह सकते हो? डिहाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हो, निर्जलीकरण की अभिक्रिया भी से कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका इथेनोइक एसिड, जिसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड भी है। यहाँ पर 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar, and 100% pure acetic acid is called glacial acetic acid because it has melting point 290 Kelvin and freezes, forming glacial like crystals. रिएक्शंस यहाँ पर इथेनोइक एसिड के अलग अलग आपको पढ़ने को मिलेंगी, जहाँ पर इथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया से आपके इथेनॉल से कराई जाती है और एस्टर वहां पर फॉर्म होगा। तो एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त इथेनोइक एसिड की रिएक्शन क्षार से कराई जाती है, यानी किसी बेस से कराई जाएगी तो वहां पर आपका इथेनोएट बनता है। ठीक है, तो 5 to 8% सोल्यूशन जो होता है एसिटिक एसिड का वाटर में, उसको विनेगर कहा जाता है। इसके अलावा जो 100% प्योर एसिटिक एसिड होगा उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 290 केल्विन के बराबर है और वो फ्रीज हो जाता है और ग्लेशियर के समान क्रिस्टल्स बनाता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। ओके, यहाँ पर रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम जो अभी मैंने आपको कराई, जहाँ पर इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके सोडियम इथॉक्साइड आपका बना रहा है। इसके अतिरिक्त डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो मैंने आपको बताई थी, जहाँ पर क्या हो रहा है? आपका अल्कोहल से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको प्राप्त हो रहा है, इथीन जहाँ पे बन रहा था। तो चूंकि वाटर मॉलिक्यूल अलग हो रहा है तो डिहाइड्रेशन इसे कहा जाएगा। ओके,
निर्जलीकरण। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ये आपकी किसकी है? इथेनोइक एसिड की। इथेनोइक एसिड जो आपका इथेनॉल से अभिक्रिया करेगा तो आपका यहाँ पर एस्टर प्राप्त होगा आपको, इसलिए इसको एस्टरिफिकेशन कहा गया है। Esterification, when a carboxylic acid is refluxed with alcohol in the presence of a small quantity of concentrated H2SO4, a sweet smelling ester is formed. This reaction of ester formation is called esterification. Okay, क्या कहा जा रहा है? जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिफ्लक्स किया जाता है विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अल्कोहल के साथ, वो भी किसकी उपस्थिति में? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, तो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड आपका फॉर्म होता है जिसको आप लोग एस्टर कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस रिएक्शन को जिसमें एस्टर फॉर्म हो रहा है उसको क्या कहा जाता है? एस्टरिफिकेशन कहा जाता है। व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड, जब आपका इथेनोइक एसिड के साथ इथेनॉल रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो इथाइल इथेनोएट बनता है जो कि आपका एक एस्टर है। एंड वाटर आर फॉर्म्ड, और साथ में क्या बनेगा? जल भी बनेगा। ओके, सेकेंड जो रिएक्शन विद बेस मैंने आपको बताया कि जब आपकी जो इथेनोइक एसिड है उसकी अभिक्रिया किसी बेस से कराई जाएगी तो आपका वहां पर प्रोडक्ट बनेंगे, जहां पर कि प्रोडक्ट आपका एक लवण होगा और साथ में क्या होगा? जल होगा। तो क्योंकि आपका एक एसिड है दूसरा बेस है, तो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हो रही है तो लवण जल बन रहा है। इसके अतिरिक्त हमने यहाँ पर लिया है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस लिया है जिसकी अभिक्रिया इथेनोइक एसिड से कराई जा रही है, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ पर सोडियम इथेनोएट प्राप्त हो रहा है और साथ में जल प्राप्त हो रहा है। तो ये आपकी क्या है? इथेनोइक एसिड की रिएक्शन है। ये दोनों ही टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपका बनता है। ओके, तो इनकी रिएक्शंस जो है उनको आप लोग नोट कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। ओके, चलिए। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने कुछ और नए टॉपिक्स पर बात की, जिसमें हमने होमोलोगस सीरीज के बारे में बात की, साथ ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक हमने अल्कोहल लिया इथेनॉल और दूसरा एक कार्बोक्सिलिक एसिड इथेनोइक एसिड के बारे में बात की। दोनों की हमने रिएक्शंस भी देखी। यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। आने वाले सेशन में आपका कुछ और टॉपिक्स है जिन पर हम लोग बात करेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।